हेलो एवरीवन, आज है 16 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। उसके अलावा दो तीन कंपनी के बारे में और डिस्कस करेंगे जिसके हाल फिलहाल में रिजल्ट्स भी आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस पावर का शेयर 44 रुपीज़ का है। 1% का फॉल आज भी देखने को मिला है। हालांकि एक महीने का ग्राफ देखो तो बेहतरीन तेज़ी थी। 30 रुपये से ऐसा भागा 55 पे गया, वो भी लगातार। उसके बाद लगातार 3 दिन गिरा, एक दिन तेज़ी दिखाई, फिर लगातार गिरा। पिछले 2 दिन से ये अटक रहा है 1% की तेज़ी गिरावट के आसपास, और उसी के बारे में हम बात भी करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब भी रिलायंस पावर ने गिरावट दिखाई है तो वो कोई 10-12% पे रुकी नहीं है। इससे पहले भी जब आप इसे ग्राफ देखते तो 16 से जब ये भाग के गया था 32 पे, पैसा डबल किया था, वापस गिरकर 20 पर आया था। वापस तेजी दिखाई दी, 33 पे गया था, लेकिन वापस गिर कर ये 24 पर भी आया था। फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरा। इस बार एक बहुत बड़ी तेजी आने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि कंपनी डेट फ्री हो रही थी, उसको लेकर चर्चाएं थी। तो एक्सपेक्टेशन थी, अजम्पशन था कि भाई साहब जो चीज़ हमने सुजलॉन में देखी है वही चीज़ रिलायंस पावर में भी देखने को मिल रही है। तो एकदम से बड़ी रफ्तार आई, और ऊपर के लेवल से अगर आप देखो तो अभी प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि अगर आप हाई लेवल से देखते हो तो ऑलमोस्ट ये 12-13% की गिरावट तो दिखा चुका है। 12 से 15% का फॉल ये दिखा चुका है। और आगे अगर थोड़ा बहुत और फॉल आता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक लेवल पर एक सपोर्ट बनना चाहिए, एक बेस बनना चाहिए। जैसे कि इससे पहले भी जब ये गिरा है तो कहीं ना कहीं ये अटका है किसी लेवल पर। ये जो 5% का अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला जो है चक्कर है, उससे बाहर निकलना इसका ज़रूरी है। और जब भी निकल जाएगा कहीं ना कहीं सपोर्ट बनेगा, बेस बनेगा, फिर वापस दौड़ने के लिए तैयार भी हो जाएगा। और जहाँ तक कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए वैल्यूएशन को लेकर, तो नेगेटिव में है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी लॉस मेकिंग है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी धीरे धीरे डेट फ्री की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर डेट फ्री होती है तो इनके जो फाइनेंशियल्स हैं जो अब तक हमने लॉस में ही देखे हैं, अगर यहाँ पर हल्का सा भी पॉजिटिव आ गया तो याद रखिए गेम पलट जाएगा। और देखो पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा इसीलिए भी क्योंकि कंपनी डेट फ्री हुई, तो जो बहुत सारा पैसा इनका अब तक डेट के तौर पे जा रहा था वो अब नहीं जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव एंगल इसके लिए निकल कर आ रहा है, और यही वजह है कि शायद आने वाले टाइम में टर्न अराउंड वाली चीज़ें देखने को मिल सकती है। लेकिन जल्दबाजी मत करना और उसको ध्यान में रख के बहुत सारी खरीदारी भी मत करना, क्योंकि जब ये गिरता है तो कितना नीचे जाता है ये किसी को नहीं पता। ठीक है। और भैया मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े कांड का ये ग्रुप कर चुका है। तो थोड़ा बहुत भरोसा करना भी इनके ऊपर मुश्किल है। अभी अगर आप देखो अनिल अंबानी ग्रुप की तो दो ही कंपनी जिसके ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार है वो इनकी जो है वो मतलब रिलायंस इंफ्रा है, और दूसरा यहाँ पर रिलायंस पावर ये कंपनी है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 23.24% है, लेकिन प्रमोटर ने खरीदारी करी है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 33 रुपये के आसपास। तो मुझे नहीं लगता कि 33 रुपये के नीचे शेयर जाने वाला है। और अगेन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 40 रुपये के आसपास एक सपोर्ट, एक बेस बनना चाहिए। तो शायद प्रमोटर की होल्डिंग, जब आप नेक्स्ट क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई भी नजर आएगी। 0.22% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.84% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 12.71% एफ लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग 28.29, लेकिन हालांकि जून क्वार्टर की है। लेटेस्ट क्वार्टर का जब सितंबर का आएगा तब बात करेंगे उसके बारे में कि क्या कि कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था इन तेज़ी वाले माहौल में। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस रिलायंस कंपनी के बारे में, रिलायंस पावर के बारे में, तो देखो अगर आप ग्राफ इसका ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। और जो सपोर्ट वाला मैं कह लूँ वो सिर्फ कल का ही दिन ये थोड़ा बहुत रुका था और आज का दिन ये रुका है। एटलीस्ट 3-4 दिन ये रुकना चाहिए इस लेवल पर, तब जाकर ऐड करने के मौके बनेंगे, वरना हो सकता है कि ये नीचे ही चलता चला जाए। तो अभी के लिए दूर बैठो, तमाशा देखो, जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है, पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेश एंट्री को लेकर जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 40 रुपये के आसपास जो है वो लेवल आपका यहाँ पर खरीदारी के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, वहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। दूसरी जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आधे % की तेज़ी है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो ये लगातार गिरा है, लगातार। और कल इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आए जो कि अच्छे नंबर्स हैं, बुरे नहीं है। अगर हम रिजल्ट्स के बारे में देखें तो इनकी जो टोटल इनकम हुई है ये तकरीबन 6,810 करोड़ के आसपास की है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 6,770 करोड़ के आसपास की थी। मतलब हल्का सा ग्रोथ है यहाँ पर इनकम में। ये जो आप नंबर देख रहे हो वो लाखों में है, ठीक है, तो मैं आपके लिए करोड़ में कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ। पिछले साल देखोगे तो
35 करोड़ के आसपास का इनका इनकम था, तो उसके मुकाबले तो और अच्छी तेज़ी है। लेकिन अच्छी बात है कि प्रॉफिट में भी चीज़ें बरकरार है। ऐसा नहीं कि भैया प्रॉफिट कम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। 1327 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 1295 करोड़ के आसपास था, मतलब इंक्रीज़, अच्छा इंक्रीज़ है। और पिछले साल के 919 करोड़ के मुकाबले तो और अच्छा इंक्रीज़ है। तो जो रिजल्ट्स आए हैं मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छे नंबर है, कोई बुरे नंबर्स नहीं है ये। और इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर इनका नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए भी देखेंगे तो 1.84 का यहाँ पर इनका ग्रॉस एनपीए, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 1.85 था, पिछले साल 2.19 था। हालांकि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आया है। और नेट एनपीए में कोई इतना खास इंप्रूवमेंट नहीं है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले 0.20 था पिछले क्वार्टर में, इस बार भी उतना ही रहा है। तो एवरेज मैं कहूँगा उस हिसाब से। लेकिन हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखा जाए तो कहीं ना कहीं गिरावट वाले मूड में ज़रूर है। रिजल्ट्स इसके एवरेज आए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर जारी रह सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक मौके बाइंग इंटरेस्ट, जहाँ तक मुझे लगता है वो शायद यहाँ पर बन सकता है 45 से 50 रुपये के आसपास बन सकता है ये। और ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, 50 से 55 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है। इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिला है, क्योंकि 54 रुपीज़ के लेवल के पास जाने के बाद तेज़ी दिखाई दी, इस बार भी ये उसी लेवल पर है। अगर टिक जाता है यहाँ पर तो ठीक है, नहीं टिकता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट यहाँ पर है वो 50 रुपये के आसपास बन सकता है। तीसरी जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है PVR आइनॉक्स। आज हालांकि गिरावट है, रिजल्ट इससे कल आए थे और उतने अच्छे नहीं थे, एवरेज थे। यहाँ पर 1.5% का फॉल देखने को मिला है। एक महीने में देखो तो लगातार ये गिरा है, ये 1740 रुपये से लगातार गिरा है ये। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, इनके रिजल्ट्स को लेकर भी, तो कंपनी ने लॉस रिपोर्ट करा है तकरीबन 12 करोड़ का। इनको तकरीबन 12 करोड़ का लॉस हुआ है। इनका जो रेवेन्यू रहा है वो तकरीबन 1570 करोड़, 1575 करोड़ मतलब करोड़ का रहा है, जो कि पिछले साल के तकरीबन 2000 करोड़ के मुकाबले तो कम ही है। ये पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम है। पता, पिछले साल भैया अच्छी अच्छी मूवी रिलीज़ हुई थी, इस बार कोई इतनी खास मूवी रिलीज़ हुई नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो, इससे पहले क्वार्टर में जो था वो 1165 करोड़ का ही रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले तो अच्छा है, ठीक है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लॉस है 12 करोड़ का, जो कि पिछले साल के 165 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले बहुत ख़राब है। पिछले साल रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा था, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा करा था इस कंपनी ने, इस बार लॉस करा है। हालांकि इससे पहले के क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 175 मतलब करोड़ का यहाँ पर लॉस था, तो एटलीस्ट उसके मुकाबले तो थोड़ा बहुत बेटर ही है। लेकिन अगेन देखते हैं क्या होता है। और देखो, मुझे जहाँ तक PVR को लेकर लगता है कि धीरे धीरे यहाँ पर तेज़ी आ सकती है। रीज़न सिंपल सा है कि काफ़ी सारी अच्छी मूवीज़ लाइंड अप है। दिवाली में अगर आप देखो तो 2 बड़ी मूवीज़ का क्लैश होने वाला है। उसके बाद नवंबर में अगर आप चाहते हो तो भैया पुष्पा 2 भी आ रही है। तो बहुत सारी मूवीज़ यहाँ पर लाइंड अप है, उसका कहीं ना कैसा देखने को मिलेगा। और अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो PVR जो है वो मूवीज़ के साथ साथ फूड वाली कैटेगरी में भी बहुत बड़ी बेट ले रहा है अपनी। वो अपने स्टोर्स खोल रहा है PVR लगातार। अगर देखो फूड कोर्ट्स जो है वो लगातार ओपन करे जा रहा है, तो ये भी एक बड़ा बिजनेस इनके लिए बन सकता है फ्यूचर को लेकर। और दूसरी, इन्होंने एक चीज़ एक्सपेरिमेंट जो करा था अभी हाल फिलहाल में, सिर्फ PVR नहीं, सारी मूवी इंडस्ट्रीज़ ने, कि पुरानी फिल्मों को रिलीज़ करा था। उनमें से तुम्बाड़ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो पुरानी फिल्में, अगर कुछ नहीं तो पुरानी फिल्में को भी रिलीज़ करके भी अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। ये कंपनियाँ जान चुकी है अभी के टाइम पर, तो वो भी निकले अच्छा माध्यम निकल कर आ सकता है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। जहाँ तक मुझे लगता है कि PVR का अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी और गिरावट आने के बाद, ठीक है। और मुझे लगता है कि जब फिल्मा मतलब जब दिवाली के टाइम पर जब 2 मूवी रिलीज़ होंगी, जब उनके अच्छे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जब आएंगे, तब एक अच्छी तेज़ी भी आपको देखने को मिल जाएगी, ये मेरा मानना है। और वो अगेन ये सारी चीज़ें टेम्पररी है। जिस दिन मूवी आना कम हो गई, जिस दिन बड़ी मूवीज़ आना कम हो गई, उस दिन गिरावट भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ के बारे में भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और आज का दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के दिन भी कई सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिसमें से अगर आप देखो तो बजाज ऑटो के भी आज रिजल्ट्स आ रहे हैं, L&T टेक्नोलॉजीज़ के भी है, एम्फासिस के भी, CRISIL के भी, हिमाद्री के, साउथ इंडियन बैंक के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं आज। तो ये कुछ कंपनीज है जिसके आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। जैसे ही जिन कंपनियों को मैं ट्रैक करता हूँ उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इनमें से कौन सी कंपनी आप होल्ड करके बैठे हो, कौन सी कंपनी में आप खरीदारी करके बैठे हो, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।